नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है थिंक टैंक फॉर नेशन बिल्डिंग। साथियों, इस कार्यक्रम में हम समाज के ऐसे प्रतिष्ठित लोगों से बात करते हैं जो देश निर्माण में, समाज निर्माण में अपना सहयोग देते हैं या दे सकते हैं। उनके पास एक सोच है, एक विचारधारा है कि किस तरीके से समाज को आगे ले जाना है। विनीत कुमार लोहिया जी सुप्रसिद्ध समाजसेवी हैं, सुप्रसिद्ध उद्योगपति हैं। उनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आइए देखते हैं उनका एक छोटा सा प्रोफाइल। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि देश के बड़े उद्योगपति अपने कारोबार को ही ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कार्य करते हैं। देश एवं समाज के प्रति जिम्मेदारियों को वह सरकार का काम मानते हैं, मगर विनीत लोहिया इसके अपवाद है। निर्यात, सोलर एनर्जी, ऑटो इंडस्ट्रीज, मेटल शिल्प और रियल एस्टेट जैसे कई बड़े उद्योगों से जुड़े विनीत लोहिया अपने कारोबार के साथ साथ ही देश में संस्कार और संस्कृति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विनीत लोहिया की कारोबारी खासियत यह है कि उन्हें बड़ी से बड़ी चुनौतियों को अवसर में तब्दील करने में महारत है। एक मध्यम वर्गीय परिवार से देश के बड़े कारोबारियों की कतार में खड़े हुए विनीत लोहिया अपने दिन रात के कठिन परिश्रम से आज उस मुकाम पर है जहां देश का हर एंटरप्रेन्योर पहुंचने का ख्वाब देखते हैं। विनीत जी से हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से देश की तरक्की में आम व्यक्ति का योगदान हो सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में विनीत जी। धन्यवाद, थैंक यू जी सिंघल साहब जी, आप जो हैं एक उद्योगपति हैं और समाज की बहुत सारी संस्थाओं से आप जुड़े हैं। हमने आपका प्रोफाइल देखा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से अब बजट आने वाला है फिलहाल, और आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या प्रोविज़न बजट में होने चाहिए जिससे कि एक कॉमन मैन को, एक आम आदमी को उसका लाभ मिल सके। देखिए सिंघल साहब, जब से मोदी जी आए हैं इस देश ने बहुत अच्छी तरक्की की है। इस देश ने दुनिया में अपना नाम बहुत ऊंचा किया है। हमारे भारत देश का नाम बहुत ऊंचा हुआ है, लेकिन तब भी बहुत सारी समस्याएं थीं। आज भी बहुत सारी समस्याएं देश के सामने हैं। उन समस्याओं का जो सबसे बड़ा हल है वो ये है कि हमारे ग्राम का विकास हो। जब तक हमारे ग्राम, हमारे गांव पूरी तरह अपने आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, तब तक भारत का पूरी तरह विकास नहीं हो सकता। इस ग्राम के विकास के लिए हमको ज़रूरत है हर एक तो हस्तकला के निर्माण को बढ़ाने की। नंबर 2, हमने जब उद्योग का अपना लगाया था तो हमारे पिताश्री की भी, नारायण कुमार लोहिया जी की भी सोच ये थी और आज हमारी सोच भी है कि इस देश के अंदर चूंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है, तो अगर हम ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा चलेंगे तो उसके अंदर हम तरक्की तो करेंगे। तो हमको मिक्स मैच बनाना होगा तरक्की करने के लिए कि हमको ऐसी इंडस्ट्री भी डाली जाए जो टेक्नोलॉजी का आधारित हो, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो काम करते हैं लोग, ताकि उनको रोजगार मिल सके, तो वो जब भी हो सकता है जब हम हस्तकरघे वाले व्यापार को ज़्यादा शुरू करेंगे। तो इसीलिए हमने अपने उद्योग के अंदर भी, आज हमारे यहाँ हमने 3 चीज़ों की ज़रूरत देश के अंदर समझी, तभी हमने 40 साल पहले हमने एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। इसीलिए काम शुरू किया ताकि उस समय में भी और आज भी फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है। देश को उठाने के लिए हमको फॉरेन करेंसी चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। देश को रोजगार चाहिए, वर्कर्स को वर्क चाहिए, तो हमने इसीलिए चाहे हमारा टर्नओवर ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमने ऐसा काम शुरू किया जिसके अंदर 7,000 लोगों को रोजगार मिल सके और वो लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो अब हमारे यहाँ हम लोग वर्ल्ड के, हालांकि टॉप 20 लोग हैं जो हमारे यहाँ बिजनेस जिनसे हम लोग करते हैं, व्यापार करते हैं, उनको माल भेजते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो जो वर्क फोर्स है वो सुखी भी रहती है, एक अच्छा पैसा भी अर्न करती है और बिजनेस को भी हमारे बढ़ाने में उसका सहयोग रहता है और देश के लिए भी वो चीज़ एक अच्छी रहती है। तो आगे आने वाले समय में भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए, नीतियाँ इस हिसाब से बनानी चाहिए ताकि एक्सपोर्ट बढ़े, बेरोजगारों को रोजगार मिले। इस तरह की नीतियाँ बनाने में जो भी सहयोग सरकार अगर देती है तो उसमें एक देश का भला होता है। आपने बड़ी अच्छी बात कही और आपने ये कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए। साथ में अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, तो उनकी इस तरह की योजनाएं हैं भी
क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? आपने कहा देखिए, मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर देश को फिर हिल नहीं सकते। जो उनकी सोच है वो उनकी सोच आने वाले कल को सुधारने की सोच है उनकी। वो आने वाले 20 साल को सोच के चलते हैं, लेकिन इसमें थोड़े से भी अगर नीचे की लेवल पर सुधार कर दिए जाएं तो बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। जैसे मोदी जी की एक स्कीम थी कि हर एमपी को, हर एमएलए को एक एक गांव गोद ले लेना चाहिए। ये इतनी अच्छी नीति उन्होंने बताई थी, लेकिन उन लोगों ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैं तो कहता हूँ खाली एक एमपी या एमएलए को ही नहीं, एक एमएलसी हो, राज्यसभा का एमपी हो, बिजनेसमैन, अच्छे उद्योगपति हो, सबको ही एक एक गांव जो है वो गोद लेना चाहिए। और उस गांव के एक कंपटीशन होना चाहिए कि कौन सा गांव किसका बेटर बना के दिया, किस आदमी ने, किस लोगों ने उसको बेटर बना के दिया, उसका कंपटीशन हो और उसका देश के हिसाब से कंपटीशन हो, ताकि पता लगे कि ये वाला गांव देखो बहुत बढ़िया बना, इस बार ये वाला गांव बहुत बढ़िया बना, और उसके लिए उसको इनाम दिया जाए कि हाँ तुमने इस गांव को आत्मनिर्भर बनाया। शिक्षा में और स्वास्थ्य में आपका काफ़ी योगदान है, तो एकल विद्यालय का क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी साथ साथ बता दीजिए। एकल विद्यालय का कॉन्सेप्ट ये है कि वहाँ पर हम लोग एक स्कूल चलाते हैं, सिर्फ 22,000 रुपये में एक स्कूल चलाते हैं, और 1 लाख स्कूल हमारे एकल विद्यालय के चल रहे हैं, जिसके अंदर हमारे काफ़ी ट्रस्ट के लोग, काफ़ी लोग लगे हुए हैं पूरी तरह। इसके अंदर हमारे ट्रस्ट के, मैं भी ट्रस्टी हूँ, उसमें हमारे चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गोयल जी हैं जो जीटीवी के ऑनर भी हैं, तो वो इसमें लगे हुए हैं और हम सब लोग लगे हुए हैं उस एकल विद्यालय में। एकल विद्यालय का कॉन्सेप्ट ये है कि ये वनवासी आदिवासी क्षेत्रों के अंदर शिक्षा का, जहाँ पर सरकारी स्कूल भी नहीं थे, आज जहाँ पर सरकारी स्कूल भी नहीं थे, वहाँ पर हम लोग संस्कार और शिक्षा दोनों देने का काम कर रहे हैं उस एकल विद्यालय के अंदर। और उनको पूरी तरह, चूँकि वहाँ पर क्या है कि लोग जो है चेंज भी, वहाँ पर जो है वो ईसाईयत मिशनरी जो है वो लोगों को चेंज करने की तरफ भी जा रही है। हम लोग उस पर भी ध्यान दे रहे हैं उस एकल विद्यालय के थ्रू। एकल विद्यालय में आप जाके देखें अगर, तो एकल विद्यालय के बच्चों को 8 साल का, 7 साल का बच्चा भी जब आप उससे सुनेंगे तो गायत्री मंत्र इतने बढ़िया करके सुनाते हैं कि आप ताज्जुब करेंगे कि हाँ, हिंदू संस्कृति आज बची हुई है तो आदिवासी क्षेत्रों में हमारे एकल विद्यालय की वजह से बची हुई है। एकल विद्यालय के अंदर आप उनसे 25 का पहाड़ा सुनिए, उनसे 27 का पहाड़ा सुनिए। आपके जो यहाँ शहर में रहने वाले अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी 27 का पहाड़ा नहीं बता सकते। आप उनसे 27 दूनी 54 और 27 या 81, ये सब पूरी तरह आपको सुनाएंगे। तो वहाँ पर हम शिक्षा भी दे रहे हैं और उनको एक शिक्षा के साथ संस्कार दे रहे हैं, ताकि हमारा जो संस्कार हैं, हमारे जो हिंदू संस्कार हैं, एक्चुअल में मैं आपको हिंदू की सिचुएशन बताता हूँ। मेरी बात महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर और शंकराचार्य जी से भी होती है। इस मामले में मैं उनसे भी कहता हूँ कि जो काम हमारा एकल विद्यालय कर रहा है, ये काम आप लोगों का था, ये संतों का काम था। क्यों था कि पहले कभी ऋषि जो हुआ करते थे, ही वॉज द रिसर्चर ऑफ आवर साइंस। दिस इज हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है, ये पूरी तरह से साइंस के ऊपर आधारित है। लोग इसको समझ ही नहीं पा रहे। ये दिस इज फुल साइंस। ये आध्यात्म जो है ये फुल साइंस है जी। और ये इसका तरीका होता था। लोग जो है, जो गुफाओं में रहते थे, जो हिमालय के ऊपर रहते थे, वो नंगे इसलिए रहते थे कि ताकि पूरे जलवायु का असर उनके शरीर पर आता था। उससे वो शिक्षा, आध्यात्म की शिक्षा लेके उस साइंस को समझते थे, ऊपर वाले की साइंस जो ऊपर वाले ने बनाई है, और उसको आके वो मुनि लोगों को बताते थे, जो हमारे पीले वस्त्रधारी होते थे। उनको बताते थे कि ये रिसर्च हम करके आए हैं। इसीलिए वो नाम रिसर्च पढ़ा, रिसर्चर, ऋषि लोगों से वो रिसर्चर नाम पढ़ा होगा, जो मैं समझता हूँ। और उसके बाद वो बताते थे, उनका काम होता था कि आप गांव-गांव जाए और इस चीज़ का जो है आप रिसर्च जो वो करके आए हैं, वो आप गांव वालों को जाके बताइए, भ्रमण करिए, गांव वाले लोगों को बताइए। तभी आज हमें दादी नानी के नुस्खे जो है वो इसीलिए हैं, जो पुरानी परंपरा के हिसाब से चल रहे हैं। वो चीज़ें हमारी वो अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन वो लोग भूल गए, अपने कामों को भूल गए। जो उन्हें भ्रमण करने जाना था, जो उनको क्या नाम है भ्रमण करके शिक्षा देनी थी, संस्कार बताने थे, वो चीज़ नहीं बता पाए। वो काम हमारा आज एकल विद्यालय कर रहा है। उस शिक्षा को भी दे रहा है, उस संस्कार को भी दे रहा है। अब तो हमने पंचमुखी शिक्षा कर दी है। वहाँ पर हम लोगों ने हॉस्पिटल,
के हिसाब से छोटे छोटे मतलब उसमें फर्स्ट एड का इंतज़ाम, ये सब चीज़ें करके हम उन गाँव में भी रखते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये गांव का विकास जब तक नहीं होगा तब तक हमारा देश पूरी तरह तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि 70% लोग जो हैं वो गांव में निवास करते हैं। लोहिया साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत गहरी सोच के साथ, और मैंने देखा कि किस तरीके से आक्रोश भी मन में है कि समाज क्यों पिछड़ रहा है, हिंदू संस्कृति क्यों पीछे जा रही है। संस्कार और शिक्षा देना आवश्यक है आजकल जो नई पीढ़ी है उसको, साथ में स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देना है, गांवों का विकास करना है। बहुत सारे सुझाव दिए हैं माननीय लोहिया जी ने, जो एक सुप्रसिद्ध उद्योगपति हैं, और हम ये चाहेंगे कि ये सुझाव जो हैं सरकार तक पहुँचे। ख़ास तौर से जो ये कहा कि गांवों को गोद लेने के लिए एक कंपटीशन होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, और उसका अवार्ड सरकार की तरफ से दिया जाए कि किस व्यक्ति ने गांव को गोद लिया था और अच्छे से उस गांव का सर्वांगीण विकास किया है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।